नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, उसमें पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ बात करते हैं साथियों इसके साथ कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वह साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे साथियों। कभी कभी हमारे एग्जाम्स में राष्ट्रीय हिंदी दिवस ना पूछ के कभी कभी विश्व हिंदी दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 सितंबर को। तो साथियों 14 सितंबर 1949 को एक कानून बनाया गया था साथियों, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। जब से हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस को 14 सितंबर के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया साथियों कि राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति जो शासन है साथियों वह किस अनुच्छेद के अंतर लगाया जाता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। ठीक है, याद रखेंगे जो राष्ट्रपति शासन होता है साथियों वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 365 के आधार पर 356 व 365 के आधार पर यह लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे में बी ऑप्शन 356, तो राइट बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। साथियों, जो भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसकी नियुक्ति की जाती है। जो पहले हो जाए, या 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की अवधि हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 वर्ष की अवधि होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए। ठीक है, बात करते हैं साथियों जो अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा यह कहा गया है। ठीक है साथियों, किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है साथियों, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है वह साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया साथियों किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। साथियों, तो इस क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है जो मोहनजोदड़ो है वह किस जिले में स्थित है। साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पंजाब में लरकाना जिला है उसमें मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों राइट बिल्कुल हो जाएगा। लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं साथियों यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंध नदी के किनारे स्थित है साथियों। किसके किनारे है, सिंध नदी के किनारे। जो 1922 में साथियों राखल दास बनर्जी को श्रेय जाता है इसकी खोज का मोहनजोदड़ो की। ठीक है, याद रखेंगे ये भी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका साथियों कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है जिसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे सियाचिन ग्लेशियर है, जो सियाचिन स्थान है उसको भारत का सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सियाचिन है वह स्थान जिसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, याद रखें कहाँ है, लद्दाख में है साथियों सियाचिन।
आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। उसके साथ साथियों बात करते हैं 1984 से भारत का सियाचिन पर नियंत्रण है। ठीक, याद रखें कब से है, 1984 से साथियों सियाचिन पर भारत का नियंत्रण है। ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों आपका पूछा गया है कि राजकुमार खुर्रम था जो आगे चलकर किस नाम का सम्राट कहलाया। साथियों, किस सम्राट का जो बचपन का नाम राजकुमार खुर्रम था। ठीक है, जो खुर्रम था साथियों वह शाहजहां का बचपन का नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर शाहजहां था, उसको सबसे पहले खुर्रम कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाहजहां को पहले खुर्रम नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो शाहजहां के पिताजी थे जहांगीर, जहांगीर ने दक्षिण विजय, जब शाहजहां ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी उसके बाद जहांगीर ने शाहजहां को शाहजहां की पदवी दी थी खुर्रम को। ठीक, याद रखेंगे। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, जो इनके पिता थे। याद रखेंगे। ए ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। साथियों, इस क्लास में हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका साथियों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। ठीक है, तो साथियों जो राजकोषीय नीति का यंत्र है वह कराधान भी है, जन व्यय भी है, लोक ऋण भी है। तो साथियों क्रेडिट राशनिंग है जो वह राजकोषीय नीति का यंत्र या एक स्रोत नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो क्रेडिट राशनिंग है वह एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका साथियों पूछा गया है कि निम्न में से कौन गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन गैस नहीं है। साथियों, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सी वायुमंडल में मुख्य ग्रीन गैस नहीं है। तो ग्रीन गैस जो होती हैं या हरित गैस कहलाती हैं वह साथियों सबसे पहले कौन कौन कहलाती हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी ग्रीन गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस, और मैथेन भी होती है साथियों, और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी कहलाती है, और ओजोन भी कहलाती है। साथियों ये ग्रीन गैस या हरित ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस के नाम से कहलाती हैं। इनमें साथियों यहाँ पर हाइड्रोजन है जो वह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन वायुमंडल में इनमें से नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको मैंने लिख दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ठीक है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका साथियों पूछा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। साथियों जो भारतीय प्रायद्वीप में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वह महानदी है। ठीक, याद रखेंगे। आपका साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। महानदी भारतीय प्रायद्वीप में पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, महानदी। साथियों बात करते हैं जो महानदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है। साथियों जो उद्गम उसका होता है वह सिंघावा पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। सिंघावा पर्वत श्रेणी जो रायपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे, उससे इसका उद्गम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका साथियों कि भूमध्य सागरी को, जो भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है। साथियों जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा जो उष्णकटिबंधीय मानसून है उसको भारतीय जलवायु कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भारतीय जलवायु को कहा जाता है वो उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक लोहे का अयस्क नहीं है। साथियों जो लोहे का अयस्क नहीं है इन चार ऑप्शंस में आपको देख के बताना है। ठीक है, तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो लोहा उल्का है वह इनमें से लोहे का अयस्क नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहा उल्का है उसे सिडेराइट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें, लोहे उल्के को साथियों सिडेराइट कहते हैं जो लोहे का अयस्क नहीं है। ठीक है,
आपका साथियों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। साथियों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वह आपको बताना है कि कौन है। तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा कि अंडाणु कोशिका है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अंडाणु कोशिका है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। साथियों तो बात करते हैं जो सबसे छोटी कोशिका है वह शुक्राणु कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। जो शुक्राणु है वह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 13 पूछा गया है कि निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। साथियों इन ऑप्शंस में आपको देखना है और बताना है कि मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा मैन या अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो मेलानिन है वह मानव त्वचा को रंग प्रदान के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मेलानिन है वह मानव त्वचा को रंग प्रदान के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो साथियों जो मेलानिन होता है उसका क्या कार्य होता है, वह साथियों हमारे शरीर में पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं साथियों उससे पराबैंगनी से साथियों रक्षा करता है हमारे शरीर में। ठीक है, याद रखेंगे। जो मेलानिन होता है वह पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर में रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया साथियों कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। साथियों जो विद्युत मोटर होता है वह किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह है विद्युत मोटर। ठीक है, आपका साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निम्न में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। साथियों आपको बताना है कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है वह कौन सा है। तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा वह है आला। ठीक है, याद रखेंगे। आला है साथियों वह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आला बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि ग्लम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक है उसको किसने लिखा था। साथियों जो ग्लम्पसेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक है उसको साथियों जो लिखा था वह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनको ग्लम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट पीएम। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। साथियों जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मन की रचना की थी वह सबसे पहले किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत विधाता जो शीर्षक है उससे सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1912 ईस्वी में साथियों यह प्रकाशित हुआ था भारत विधाता शीर्षक से। ठीक है, याद रखेंगे 1912 ईस्वी में। और जो जनगण मन की रचना की थी वह साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछ रहा है साथियों कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। साथियों जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय। साथियों जो बात करते हैं जो रेड क्रॉस है उसका उद्देश्य क्या है या उसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। साथियों जो इसकी स्थापना है वह 18
1863 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे साथियों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी और साथियों यह हेनरी ड्यूरेंट ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे, हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। जो इसका उद्देश्य होता है साथियों, विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना, ठीक है, याद रखेंगे। जो रेड क्रॉस है उसका उद्देश्य विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना होता है। इसकी स्थापना साथियों 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछा गया साथियों कि तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है। साथियों आप लोगों को बताना है जो तीन ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य है वह इनमें से कौन सा है। तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, याद रखेंगे। त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों राइट हो जाएगा। जो बांग्लादेश है साथियों वह त्रिपुरा को तीनों ओर से साथियों घेरे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। त्रिपुरा की साथियों जो राजधानी है वह अगरतला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 व अंतिम है आपका कि 2023 में आईपीएल की विजेता टीम कौन थी। साथियों 2023 में जो आईपीएल की विजेता टीम थी वह चेन्नई सुपर किंग थी, ठीक है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीएसके ने 2023 में आईपीएल का खिताब जीता था। यहाँ पर ए ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। और बात करते हैं साथियों जो चेन्नई सुपर किंग ने अब तक आईपीएल में कितनी बार खिताब जीता है। तो साथियों 5 बार, ठीक है, याद रखेंगे। 5 बार सीएसके ने अब तक आईपीएल में खिताब जीता है, ठीक है। साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। Thank you, class.